शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल की। हम पहला एडिटोरियल देखने वाले हैं भारत की जेलों में जो रहने वाले कैदी हैं उनकी क्या कंडीशन है, कौन कौन से चैलेंजेस को वो फेस कर रहे हैं और किस प्रकार से इन सब को एड्रेस किया जा सकता है। इससे संबंधित ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है। कुछ कुछ संख्या, कुछ कुछ डेटा है जो कि रिलीज़ किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ये डेटा हमें कौन सी जानकारी नहीं दे पा रहा है, इस डेटा के भीतर में कौन सी जानकारी की कमी थी, उस चीज़ को यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है। जो प्रिजन्स रहते हैं, ठीक है, प्रिजन्स का मतलब ये है जेल। जो जेलें बनाई गई हैं वो फैसिलिटेट करती हैं रिहेबिलाइजेशन को। रिहेबिलाइजेशन मतलब पुनर्वास को। बट हैव बिकम ए डिसएम्पावरिंग स्पेस। लेकिन आज के टाइम में कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो क्या हो गई हैं, डिसएम्पावरिंग। डिसएम्पावर का मतलब होता है जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको कम कर देना। जो स्पेस पहले हुआ करता था उस स्पेस को आज के टाइम में कम कर दिया गया है विथ ए मेंटल हेल्थ क्राइसिस। और हम यहाँ देख रहे हैं मेंटल हेल्थ क्राइसिस को, मतलब कि जो कैदी हैं ना वो दिमागी बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये यहाँ पर समझाने की कोशिश करी जा रही है। कुछ लेटेस्ट नंबर को आउट किया गया है, ठीक है, लोगों की जानकारी में रखा गया है, जिसमें 9180 कैदी ऐसे हैं जो कि मेंटल इलनेस को फेस कर रहे हैं। 150 लोगों की डेथ हुई है सुसाइड के कारण। इसके साथ साथ में 5 प्रिजनर्स ऐसे हैं जिनको सीजोफ्रेनिया और एपिलेप्सी की बीमारी है, इनकी डेथ हो गई है। सीजोफ्रेनिया की बीमारी हम किसको बोलते हैं? ये एक प्रकार से डिसऑर्डर रहता है जो कि व्यक्ति की सोचने की क्षमता, उसकी फील करने की कैपेसिटी और उसका जो बिहेव होता है, व्यवहार रहता है ना, उसको पूरी तरह से चेंज कर देता है। इसका जो एग्जैक्ट कारण है सीजोफ्रेनिया का वो तो पता नहीं चला है, लेकिन हमें ये देखते हैं कि कुछ जेनेटिक्स रीजन है। जेनेटिक्स रीजन मतलब हो सकता है उनके फैमिली में किसी को रहा हो, इसके चलते चलते इनको हुआ है। इन्वायरमेंट, किस प्रकार के वातावरण में वो रह रहा है, इसके साथ साथ में उसकी जो ब्रेन की केमिस्ट्री है उसमें चेंजेस आ गया है, ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गया है, इसलिए वो एक प्रकार से मानसिक विकार से ग्रसित हो गया है। वहीं यदि हम बात कर लें एपिलेप्सी, एपिलेप्सी भी जो है एक प्रकार का मानसिक रोग ही हुआ करता है, एक प्रकार का मस्तिष्क रोग होता है जिसमें व्यक्ति मूर्छित भी हो सकता है, जिसको हम मिर्गी की बीमारी बोलते हैं, ठीक है। अनकंट्रोल्ड झटके वो फील करता है। ए डिजीज ऑफ ब्रेन दैट कैन काज ए पर्सन टू बिकम अनकॉन्शियस समथिंग विथ वायलेंट मूवमेंट दैट ही सी कैन नॉट कंट्रोल। तो कुछ वो वायलेंट मूवमेंट कर सकता है लेकिन उस मूवमेंट को वो फिर कंट्रोल भी नहीं कर पाता है, तो हम उसको बोलते हैं एपिलेप्सी या फिर मिर्गी की बीमारी बोलते हैं। अब हम इन नंबरों को जान रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जान रहे हैं व्हाट इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए मेंटल इलनेस। किस चीज़ को हमने मेंटल इलनेस मान लिया है, एंड वेदर दीज नंबर्स आर लिमिटेड टू पर्सन। क्या ये नंबर, ये डाटा लिमिटेड हो गया है ऐसे व्यक्तियों तक हु आर इन द मेंटल हेल्थ वार्ड। जो मेंटल हेल्थ वार्ड में भर्ती हैं उन्हीं का डाटा ये शो कर रहा है क्या, और डज इट इंक्लूड दोज हु आर इन लिविंग बैरिकेड्स बट स्टिल नॉट फिजियाट्रिक मेडिसिन। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होना चाहिए ना, क्या जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनका डाटा है या फिर ऐसे लोग जो कि जेल में भर्ती हैं उनका ये डाटा है। एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर होना चाहिए। हम ये भी नहीं जान रहे हैं व्हेन द ऑनसेट ऑफ इलनेस वाज, ठीक है, जो इलनेस का जो प्रभाव रहा, इसकी शुरुआत कब से रही। ऑनसेट मतलब आरंभ होता है, ठीक। तो इस प्रकार की जो इलनेस है उस कैदी को कब से वो फील कर रहा है, और हाउ लॉन्ग दे हैव बीन इन प्रिजन फॉर।
और कितने लंबे समय से इस चीज़ को वो फेस कर रहे हैं, कितने लंबे समय से वो एज कंडीशन में जेल में रह रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एनसीआरबी शॉर्टकट में जिसको बोलते हैं प्रिजन स्टैटिक्स इंडिया रिपोर्ट रिलीज़ कर दी गई है 2021 के लिए। परहैप्स इट नीड्स रिपीटिंग येट अगेन दैट देयर इज़ ए मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन प्रिजन। तो एक चीज़ तो यही पता चल जा रही है, यही रिपीट हो रही है कि जो जेल में रहने वाले कैदी हैं मेंटल हेल्थ क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि द एम ऑफ पनिशमेंट, किसी को भी पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं हम, और एटलीस्ट वन ऑफ इट्स एम इज़ रिफॉर्म एंड रिहेबिलाइजेशन। हम लोगों को जेल में इसलिए डालते हैं ताकि उसने जो गलती करी है उसकी उसको सज़ा मिल जाए और दोबारा से फिर वो कभी गलती ना करे। ठीक है, हम रिफॉर्म करना चाहते हैं और इसके अलावा उसका पुनर्वास करना चाहते हैं। Yet when we look at the place where the punishment is served, we find condition that instead of promoting rehabilitation, ensure despair। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, रिहेबिलाइजेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या इंश्योर कर लिए हैं, डिसअपेयर, मतलब पूरी तरह से हम निराश हो गए हैं। होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, कैदी क्या फील कर रहे हैं, निराश, उनको कोई आशा ही नहीं रही है और वो बिना सहायता के महसूस करते हैं। यदि हम कुछ ऐसे भी केस देख लें, इन एनी केसेस आवर प्रिजन्स आर नॉट ओवर क्राउडेड विथ कन्विक्ट्स, रेदर इट इज़ द अंडर ट्रायल पॉपुलेशन दैट मेक्स अप फॉर ओवर 70% ऑफ द पॉपुलेशन। हमारा मानना है कि हमारे जो जेल हैं इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, इनको हम नॉट ओवर क्राउडेड बोल रहे हैं। रेदर इट इज़ द अंडर ट्रायल पॉपुलेशन, बल्कि इनमें जो ज़्यादातर आप भीड़ भाड़ देख रहे हो वो लोग कौन हैं, वो अंडर ट्रायल वाले कैदी हैं। दैट मेक्स अप फॉर ओवर 70% ऑफ प्रिजन्स पॉपुलेशन। जेल में 100 लोग यदि हैं तो 100 में से 70 तो ऐसे हैं जो कि अभी अंडर ट्रायल में चल रहे हैं, जिनको अभी सज़ा नहीं सुनाई गई है और उनको हमने जेल में भर दिए हैं। अब ये लोग बिल्कुल इनको लगेगा कि हमें तो अब सज़ा तक नहीं सुनाई और हम पहले ही से जेल में चले गए हैं। एक प्रकार से मानसिक टेंशन उनके माइंड में होने लगती है, हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, हमारे समाज वाले क्या सोचेंगे। इस प्रकार से वो मेंटल इलनेस को फील करना चालू कर देता है। अब आधे से भी ज़्यादा जहाँ पर हम मेंटल इलनेस देखे हैं उनमें से तो वो अंडर ट्रायल वाले लोग थे। कितने, 58.4% लोग अंडर ट्रायल वाले कैदी थे, जबकि 41.3% कैदी थे जो कि कन्विक्ट मतलब दोषी ठहराए गए थे। हाउएवर द नंबर्स कुड वेरी वेल बी हायर, ठीक, लेकिन हो सकता है ये डाटा थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोजेक्ट 39A की रिपोर्ट मेंटल हेल्थ एंड द डेथ पेनाल्टी के ऊपर डेथ वर्थी को समझने की कोशिश करते हैं। डेथ वर्थी का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि मृत्यु के कगार पर हैं। तो प्रोजेक्ट 39A की रिपोर्ट क्या कह रही है, 60% से भी ज़्यादा प्रिजन्स ऐसे हैं, ओवर 60% ऑफ डेथ रो प्रिजन्स दैट हैड ए करेंट एपिसोड ऑफ मेंटल इलनेस। ऐसे कैदी जिनकी संख्या 60% से भी ज़्यादा है, ये मेंटल इलनेस को फेस कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कई सारे ऐसे हैं जिनको अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं बाय द प्रिजन एज नीडिंग ट्रीटमेंट एंड केयर। सरकार को पता ही नहीं है कि इनको मेंटल इलनेस है और हमें इनको प्रोवाइड करना है ट्रीटमेंट और केयर। इस रिपोर्ट में हमें इस प्रकार की भी कुछ जानकारी मिली है, जैसे कि सुसाइड हैड लिटिल टू डू विथ मेंटल इलनेस एंड ए लॉट विथ absent social support, violence, distress and despair.
तो सुसाइड को लेकर के क्या बात पता चल रही है कि यहाँ मेंटल इलनेस के चलते चलते तो सुसाइड बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन जब उनको सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वायलेंस को फेस कर रहे हैं, डिस्ट्रेस की कंडीशन में है, डिस्पायर की कंडीशन में है, तो फिर आदमी फिर सुसाइड कर लेता है। तो सॉल्यूशन की किस प्रकार से कमी रही उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जाती है। इंडिया का नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 भारत की तरफ से नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी लेकर के आया गया था 2014 में। ठीक है, इसने क्या काम करा है, प्रिजनर्स ए क्लास ऑफ पीपुल वल्नरेबल टू मेंटल हेल्थ इलनेस। ये जेल के कैदियों को क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेंटल हेल्थ इलनेस के मामले में काफ़ी कमज़ोर तबका है इनका। बट वाइल द NCRB gives us data confirming this categorization, it does not take us much further toward crafting solution and leaves us none the wiser। लेकिन NCRB के डाटा से ये पता चल रहा है कि जो सरकार कह रही है कि ये पार्टिकुलर जो तबका है काफ़ी कमज़ोर है, मेंटल इलनेस को फेस करता है, इसका उल्लेख, इसका सॉल्यूशन हमको कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा है। NCRB के डाटा से ये पता चलता है। तो वाई डू वी हैव सो मैनी प्रिजनर्स लिविंग विथ मेंटल इलनेस? आखिर इतने सारे लोग मेंटल इलनेस को फेस क्यों कर रहे हैं? हमारे पास इनकी संख्या बढ़ क्यों रही है? वे आर ऑल दीज प्रिजनर्स लिविंग विथ ए मेंटल इलनेस बिफोर इनकारकेशन। ठीक है, इनकारकशन का मतलब होता है कैद में डालना। और डिड दे हैव देयर फर्स्ट एपिसोड इन प्रिजन? क्या वो लोग पहले से ही रह रहे हैं या फिर ये पहली बार है कि वो लोग जेल में गए हैं? द सिस्टम इज़ नॉट इक्विप्ड टू गिव अस सच क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। तो जेल में जाने के बाद वो मेंटल इलनेस फील कर रहे हैं या फिर पहली बार जा रहे हैं इसलिए इस बीमारी को फील कर रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है। अब इस प्रकार के जो नंबर्स हैं इनको यदि आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यदि आप ये कहोगे हमें कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा इस क्राइसिस का, तो इस प्रकार का जो क्राइसिस है ये कंटिन्यू रहेगा। टू बी दैट ऑफ ट्रीटमेंट एंड कन्वर्जेशन विल गेट स्टक एंड द पुअर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्रिजन। जानकारी सबसे महत्वपूर्ण होता है, तब जाकर के हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे, उन लोगों से कन्वर्सेशन कर पाएंगे। अब हम कैदी के एस्पेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या वो फील किया जिसका रिजल्ट सामने ये आ गया। तो कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जिनको हम रीजन बता सकते हैं कि ये कारण था, इस कारण से ये घटनाएं घटित हो रही हैं। कैदी डिस्ट्रेस को फेस कर रहा है, उसका कारण क्या क्या है? लॉस ऑफ लिबर्टी, आपने उसकी आज़ादी को रोक दिया है। ठीक है, लॉस ऑफ क्लोज कांटेक्ट विथ लव्ड वंस, वो अपनी फैमिली के, अपने दोस्तों के संपर्क में नहीं आ सकता है। लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है, उसकी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, इधर उधर आने जाने की स्वतंत्रता, ये सब कुछ हमने बाधित कर दिए हैं। इसी के चलते चलते वो डिस्ट्रेस को फील करता है। अब पार्टिकुलर सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्ट्रेस इन द प्रिजन्स पॉपुलेशन इज देयरफॉर बाउंड टू बी प्रेजेंट। तो आप ये कह सकते हो कि कुछ ना कुछ अमाउंट डिस्ट्रेस का ऐसा है जो कि वहाँ रहने वाले लोगों के मन में बैठा हुआ है। However, firstly, the conversation cannot simply end there। और यहाँ पर केवल साधारण बातचीत से आप बात को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। द डिस्ट्रेस मस्ट बी एड्रेस इन ए वे, आपको डिस्ट्रेस को ख़त्म भी करना है एक ऐसे तरीके से जो कि लिमिटेड नहीं होना चाहिए कि आप मेडिकेट कर लो इसको और इससे दूर हो जाएगा, मेडिकेशन कर लो, योगा कर लो कह दिए और इससे आप अपनी बात को ख़त्म कर दिए। सेकेंड नंबर की बात यह है, देयर आर एस्पेक्ट इन इनकारकेशन
that are now assumed to be its common features। हम कैदी के कुछ कॉमन फीचर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ओवर क्राउडिंग और वायलेंस। लेकिन जो इसको आप कह तो जरूर रहे हैं कि ये भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ये हर जगह तो मौजूद नहीं है। इट बी absurd टू थिंक ए पॉपुलेशन सब्जेक्ट टू परसिस्टेंट वायलेंट विल बी हेल्दी। सेकंड वाला जो आर्टिकल है हमारा, वो है जेंडर पे गैप को लेकर के। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो कि पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही, कितनी महिलाएं गवर्नमेंट जॉब में हैं, कितनी महिलाएं हर जगह पुरुषों के बराबरी से काम कर रही और इकोनॉमी में बराबर की भागीदार हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी देश के विकास के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है लेकिन इसमें महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। ठीक है, महिलाएं कामकाज में उतना पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, वो केवल घर के कामकाजों में ही सीमित हो गई हैं। तो ये जो जेंडर पे गैप है ना, ये काफ़ी कड़वा सच है और इसमें हमें कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। हमारे इंडिया के लेबर मार्केट में कुछ ऐसी मैट्रिक्स हैं एंड क्लोजिंग द गैप इज़ की टू अचीव सोशल जस्टिस फॉर वर्किंग वुमेन। तो ये जो गैप हम देख रहे हैं कि पुरुष और महिलाएं, मान के चल लीजिए कि 50 जो है व्यक्ति वो कामकाजी हैं, 50 व्यक्ति जॉब में हैं, 50 व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से देश की इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं। लेकिन यही आंकड़ा महिलाओं के मामले में यदि 10 ही है, तो इस जो गैप है 40 का, इस 40 वाले गैप को हमें भरने की ज़रूरत है। अब मान के चल लीजिए कोई महिला बिना जॉब के है, उसकी शादी होती है, उसके पति की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब उसके ऊपर बच्चों को पालने की जिम्मेदारी है, उनकी शादी की जिम्मेदारी है, उनके खर्चा उठाने की जिम्मेदारी है, उनके हेल्थ की, एजुकेशन की, खुद का भी देखना है। तो यदि वो इकोनॉमी में पहले से ही अपना योगदान दे रही होती, कोई बिजनेस कर रही थी या फिर कहीं वो जॉब कर रही थी, यदि वो ऐसे कंडीशन में होती तो आसानी से अपने बच्चों का लालन पालन वो कर लेती। इसीलिए हमारी इकोनॉमी में महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो गैप है उसको हमें फिल करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया उन सभी इम्पोर्टेंट कंट्री में आ जाता है, सभी महत्वपूर्ण देशों में हम इसको शामिल कर सकते हैं जब हम बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की। हम देख रहे हैं विश्व में बड़े बड़े देश प्रगति कर रहे हैं, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, तो उस लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया है। और हम देख रहे हैं कि हमने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी रचे हैं, उन महत्वपूर्ण देशों में भारत भी शामिल है। तो एक जो कमेंसुरेट इम्प्रूवमेंट हम चाह रहे हैं, कमेंसुरेट का हम मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। कमेंसुरेट का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग इन साइज, इम्पोर्टेंस, क्वालिटी, आकार, महत्व, योग्यता आदि के अनुरूप। तो ठीक है, तो साइज के हिसाब से या फिर उसके महत्व के हिसाब से इम्प्रूवमेंट हम चाहते हैं हमारे लेबर के मार्केट में। इतना बड़ा हमारा लेबर का मार्केट है, लेबर मार्केट का जो आउटकम हमको रिजल्ट दे रहा है लेबर मार्केट, उसमें हमें इम्प्रूवमेंट लाना है। एंड ए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस विल स्पर द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो हमें इसका जो आउटकम है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी के चलते डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, इसी के चलते चलते इकोनॉमी की ग्रोथ और बेनिफिट हम लेकर के आएंगे अपने देश में। लेकिन सरप्राइजिंग वाली बात क्या है, हमारे देश में हमारी देश का साइज, हमारे देश की डाइवर्सिटी, एसिमेट्री स्टिल बाउंड इन द कंट्रीज लेबर मार्केट। इसलिए हमारे लेबर के मार्केट में आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ
असममितता है और डाइवर्सिटी भी हमारे देश में हमें दिखाई दे रही है। पेंडेमिक का प्रभाव हमारे देश में किस प्रकार से पड़ा है, तो बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी इसमें महिलाएं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, हम ज़्यादातर तो यही देख रहे हैं कि महिलाएं ज़्यादातर जो है इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में ही ज़्यादातर वो लोग काम करती हैं। मान के चल लीजिए किसी के घर में वो साफ़ सफाई करने जाती थी, ठीक है, बर्तन झाड़ू पोछा करने जाती थी। अब जब कोरोना आया, लॉकडाउन लग गया, तो घर वालों की इनकम हो गई बंद। उन्होंने क्या काम कर दिया, महिलाओं को निकाल दिया। अब साफ़ सफाई का काम है, घर के जो कुछ नॉर्मल काम है वो तो फैमिली अपने से कर ही सकती है, इसलिए फिर एक बार जो उनको निकाले तो फिर कईयों दिन तक, कईयों महीनों तक उसको बुलाए ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित थी महिलाएं हुई थी। यस्टरडे वाज द 3rd इंटरनेशनल इक्वल पे डे 2022। इक्वल पे डे 2022 यस्टरडे मतलब कि जैसे ये 9 तारीख, कितने तारीख का पेपर था, ये 19 तारीख का था, तो 18 तारीख को हमने क्या मनाए थे, इक्वल पे डे 2022 सेलिब्रेट करे थे। द डे फॉल्स ऑन 18 सितंबर। ये कब आता है, 18 सितंबर को आता है। एंड इट इज़ द टाइम टू पास एंड रिफ्लेक्ट ऑन द extent of progress made toward closing the gender pay gap and reaffirming our collective commitment to the effective and accelerated। तो ये दिन हमें याद दिलाता है कि यदि हमारे देश में महिला और पुरुषों के पे वाले हिस्से में गैप है तो उसको हमें फिल करने की ज़रूरत है। पेंडेमिक के टाइम में जो नुकसान हुआ था भारत की इकोनॉमी को, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि भारत की जो इकोनॉमी है ना वो ह्यूमन सेंटर्ड है। ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी फ्रॉम द पेंडेमिक विच विल बी मेड पॉसिबल बाय इम्प्रूविंग वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट आउटकम। ये उसी से पूरा हो सकता है यदि महिलाएं एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और उससे जो आउटकम आएगा, एंड रिड्यूसिंग द जेंडर पे गैप। पहली बात तो वुमेन का एम्प्लॉयमेंट आउटकम ये फिल कर देगा हमारी इकोनॉमी को जो नुकसान हुआ है उसको। इसके साथ साथ में जो जेंडर पे गैप रहा है कि पुरुष ज़्यादा पा रहे हैं सैलरी, महिलाएं कम सैलरी पा रही हैं, इस गैप को हमें रिड्यूस करना है, कम करना है। तो भारत ने जो कोरोना के दौरान अपनी इकोनॉमी को लॉस झेला है उसको हम पूरा कर सकते हैं। जबकि ये जो फुल इम्पैक्ट रहा है पेंडेमिक का आज भी हम उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि इसका जो इम्पैक्ट रहा था वो सब जगह एक सा नहीं रहा था, with women being among the worst affected in term of their income security। इनकम उनकी सिक्योर नहीं थी, इसके चलते चलते महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी कोरोना के चलते चलते, पार्टिकुलरली ड्यू टू देयर प्रेजेंटेशन इन सेक्टर हार्ड हिट बाय द कोविड-19, क्योंकि वो ऐसे क्षेत्र में काम कर रही थी जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था कोविड-19 से। क्योंकि आप देख लोगे होटल में ज़्यादातर महिलाओं को रखा जाता है वेटर के तौर पर, ठीक है, और भी ऐसी कई जगह हैं जो कि महिलाओं पर आधारित थी। वो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी कोरोना से, इसलिए उनकी कोई इनकम सिक्योर नहीं थी, उनको जॉब लॉस सबसे ज़्यादा हुआ था। कई सारी वुमेन तो ऐसी थी जो कि रिवर्ट हो गई मतलब रिटर्न हो गई टू फुल टाइम केयर ऑफ चिल्ड्रन and the elderly during the pandemic, foregoing their livelihood to do। अब इनका कहना है, देखिए बच्चों की हमें केयर करना है, बच्चों की भी देखभाल करना है, इसलिए हम अब निकल रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हम देखे हैं, तो उनके साथ साथ उनकी जो लाइवलीहुड है ना वो भी चली गई थी। अब हम पे गैप की बात कर रहे हैं। पे गैप का मतलब ये है कि पुरुष कितना पा रहे हैं और महिलाएं कितना पा रही हैं। दिस इज अटेस्टेड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2021 ये सजेस्ट करती है ये जो क्राइसिस है इन्फ्लिक्टेड मैसिव डाउनवर्ड प्रेशर, इसने क्या काम करा है, इन्फ्लिक्ट करा है मतलब कि रीजन रहा है, ये क्राइसिस एक कारण रहा है या फिर इसने उकसाया है। इसी के चलते चलते क्या हम देखे हैं, मैसिव डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द वेज में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी। अब चूंकि काम की मांग बढ़ गई है, काम की मांग बढ़ गई मतलब काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है, काम मांगने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो कंपनी क्या काम करेगी, कहेगी 100 की जगह हम आपको 50 देंगे क्योंकि आपके साइड वाला 50 रुपये में काम करने के लिए तैयार है। इस प्रकार की घटनाएं हम देखे हैं। दिस ग्रेटर वेज रिडक्शन फॉर वुमेन मीन्स दैट द प्री एग्जिस्टिंग जेंडर पे गैप हैज़ वाइडन। तो पहले से ही जो उनको कम पैसा मिल रहा था पुरुषों की अपेक्षा में, आज के टाइम में आप देखोगे वो कोरोना के चलते चलते और भी उनको हो गया। जहां वो 200 रुपया पा रही थी, आज के टाइम में 150-100 में ही काम चला रहे हैं। इंडिया की महिलाएं कितना कमा रही हैं पुरुषों की अपेक्षा, उसको यदि हम देखें तो 48% एवरेज रूप से पुरुषों की तुलना में वो कम कमाती हैं। ठीक है, ये जो हम डेटा देख रहे हैं इन कंपेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट इन 1993-94 का ये आंकड़ा था। तो तब से लेकर के आप ये देखोगे ये जो गैप रहा था ये डिक्लाइन कर गया, इसमें गिरावट देखने को मिली है, 48% से 28% हो गया है। इसका मतलब ये हो गया यदि पुरुषों को 100 रुपया मिल रहा है तो महिलाओं को 28 रुपया ही मिलता है काम करने के। ये 18-19 का सर्वे हम देख रहे हैं। एज इज द लेबर फोर्स सर्वे डाटा ऑफ द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO का डाटा हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो जो पेंडेमिक था इसने रिवर्स कर दिया है दशकों की प्रोग्रेस को। एज प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स फ्रॉम द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब एक और सर्वे का एग्जांपल यहाँ पर दिया जाता है PLFL 2021 का, जहाँ से हमें क्या देखने को मिला है कि जो गैप रहा था 7% का 2018-19 से 2020-21 के बीच में गैप बढ़ गया था, जिस गैप की हम बात कर रहे हैं। डाटा आगे ये भी सजेस्ट करता है कि हम देख रहे हैं तेज़ी के साथ में गिरावट हो रही है फीमेल के वेजेस में ड्यूरिंग द पेंडेमिक कंट्रीब्यूटेड टू दिस डिक्लाइन कंपेयर टू फास्टर ग्रोथ इन मेल वेजेस। और मेल के जो वेजेस हैं उसमें फास्टर ग्रोथ देखने को मिली थी, जहां पर रिक्वायरमेंट है कि हमें अर्जेंट पॉलिसी की ज़रूरत है। भारत में हम कुछ कुछ घटनाएं देखते हैं कि महिलाओं और पुरुषों को काम तो एक ही है लेकिन पैसा कम दिया जाता है महिलाओं को। हम जो है अंडर वैल्यूएशन कर देते हैं वुमेन के वर्क को इन हाईली फेमिनाइज्ड ऑक्यूपेशन। ठीक है, जो अच्छे बड़े बड़े जो काम हैं हम सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर पाएंगी, महिलाएं इतनी मेहनत कर ही नहीं पाएंगी या फिर हमें उतना रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। यही हाल हम फैक्ट्री में भी देखते हैं। फैक्ट्री में ज़्यादातर प्रोडक्शन वाली जो यूनिट रहती है, प्रोडक्शन वाला जो एरिया रहता है ना, वहाँ पर महिलाओं को नहीं रखा जाता, उनको सीधे ऑफिस में भेज देते हैं। और जैसे ही वो लोग ऑफिस में जाएंगे उनको इधर प्रोडक्शन वाली लाइन की तुलना में पैसा कम मिलता है। अब ये लोग प्रोडक्शन दे रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार उनको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो थोड़ा थोड़ा हम जो सिक्योर जॉब है ना वहाँ पर भी अंतर देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम देखें, जैसे कि ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे हैं और ऐसी महिलाएं जिनके अभी बच्चे नहीं हैं। तो जिनके अभी बच्चे नहीं हैं उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जिनके बच्चे हो गए हैं उनको कम पैसा मिल रहा है। अब हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर लें, यूनाइटेड नेशंस ने कुछ चैलेंजेस रखे हैं ऑफ क्लोजिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी एट द हार्ट ऑफ इट्स एक्शंस। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ने इंश्राइन किया है, इंश्राइन करने का मतलब होता है प्लेस इन एन एप्रोप्रिएट
रिसेप्टर, प्रिजर्व कर देना किसी चीज़ को। तो उसने प्रिजर्व क्या कर दिया है, इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू। आईएलओ कहता है यदि काम एक सा है तो पैसा भी एक सा ही मिलना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाओं हो। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है और कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, दो जगह का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ कहाँ महिलाओं को बराबरी देने की बात करी गई है। ये प्रोवाइड करता है एक इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क फॉर रियलाइजिंग जेंडर इक्वालिटी, यहाँ से हमें जेंडर इक्वालिटी का पता चलता है, एंड एड्रेसिंग द इंटरसेक्टिंग फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वल्नरेबिलिटीज अमंग वुमेन एंड गर्ल्स। भारत की तरफ से कौन कौन से प्रयास करे गए हैं उनको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत ने भी कुछ कुछ कानून लेकर के आए हैं, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में, एंड फॉलोड बाय द एडॉप्शन ऑफ द इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976। लेकिन ये सब पुराने टाइम में ही हुए हैं, आज के टाइम में देख रहे हैं हम, कुछ हुआ नहीं। फिर 2019 में इंडिया ने कैरी आउट करा था कंप्रहेंसिव रिफॉर्म इन बोथ द लेजिस्लेशन एंड इनेक्टेड कोड वेजेस। इसके बाद जो लेबर कोड चला करते थे भारत में, कंपनी फैक्ट्री से संबंधित जो नियम कानून चला करते थे, उनमें भी कुछ कुछ उसमें नए नए प्रावधान करेंगे, जैसे कि महिलाओं को अब रात में भी काम करने की आज़ादी मिल गई है। महिलाएं चाहेंगी तो रात में काम करने जा सकती हैं। पहले ऐसा था कि सुबह से लेकर के शाम तक ही उनको काम करने का प्रावधान था, रात शाम को 7 के बाद उनको काम करना अलाउ नहीं था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो गया, लेबर कोड में कुछ सुधार आए हैं, तो महिलाओं की भी भागीदारी सरकार बढ़ा रही ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ सबूत ऐसे भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, जो कि 2005 में आई थी, इसने बेनिफिट प्रोवाइड करी है ग्रामीण महिलाओं को। इसके साथ साथ में हमें मदद करा है जेंडर पे गैप को फिल करने के मामले में, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पर एक सही पैसा सबको मिलता है। डायरेक्टली की यदि हम बात करें, राइजिंग द पे लेवल ऑफ वुमेन वर्कर हु पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम। डायरेक्ट तौर पर यदि आप देखें कि जो महिलाएं मनरेगा में काम कर रही हैं, उनके पे लेवल को आप क्या कर दें, राइज कर दें, डायरेक्टली बाय राइजिंग द पे लेवल ऑफ द वर्कर हु पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम। एंड इनडायरेक्टली का मतलब ये है बेनिफिट्स ऑकर टू वुमेन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन थ्रू हायर अर्निंग। इसमें ऐसा कहना है कि जो महिलाएं हैं जो कि इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन में, इनको इनडायरेक्ट तौर से बेनिफिट मिल जा रहा है अर्निंग का। मतलब खेती तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन खेती के साथ साथ में मनरेगा से इनकी कमाई हो जा रही है, क्योंकि ये जो मनरेगा है इसने कंट्रीब्यूशन दिया था रैपिड राइज इन ओवरऑल रूरल एंड एग्रीकल्चर वेजेस इन द कंट्री। एक तरफ जब मनरेगा में हमको 200 रुपया मिल रहा है, तो हम खेती करने यदि किसी दूसरे के यहाँ मजदूरी करने जाएंगे, कटाई करने जाएंगे, तो हम तो कहेंगे हमें मनरेगा में ज़्यादा मिल रहा है, आप भी हमें उसके बराबर वेजेस दो, तो हम जाएंगे, नहीं तो हम मनरेगा में काम करने चले जाएंगे। तो इनडायरेक्ट तौर पर इस प्रकार का फ़ायदा महिलाओं को मिला है। फिर 2017 में क्या हुआ, सरकार ने संशोधन करी थी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 को, ठीक है, जिसमें हमने बढ़ा दिए थे मैटरनिटी लीव को विथ पे प्रोटेक्शन। मतलब यदि महिला को बच्चा होता है, ठीक है, और वो कहीं काम काज करती थी, पहले उसको 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती थी, इसको सरकार ने बढ़ा करके 26 हफ्ते की कर दी है। इसमें सभी वर्किंग वुमेन आ गई हैं, एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर, ऐसी जगह जहाँ पर 10 वर्कर काम कर रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, वो सब इसमें शामिल है। दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द मदरहुड पे गैप अमंग मदर्स इन मीडियन एंड हाई एंड वेजेस अर्नर वर्किंग इन द फॉर्मल कंपनी। तो इससे जो महिलाएं जिनके बच्चे हैं और जिनके नहीं हैं, दोनों के बीच में जो गैप आ जा रहा था अर्निंग का, उस गैप को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है।
तो कुछ कुछ लेजिस्लेशन को तो हम लेकर के आए हैं। इसके साथ साथ में कुछ इफोर्ट भी हैं जिनको लगाया गया है स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, ताकि हमारा जो वुमेन है जो मार्केट रिलेवेंट स्किल्स हैं उनको सीख सकें और अपनी लाइवलीहुड को, अपनी जीविका को वो अच्छी तरह से कमा सकें। नौकरी नहीं भी करने जाएंगी तो वो खुद का रोजगार अपना ही स्थापित कर पाएंगे। तो जो लाइवलीहुड का जो गैप है उसको भी ये फिल कर सकती हैं। अब हम देख रहे हैं जेंडर पे वाला जो गैप है धीरे धीरे करके जो परसेंटेज था वो कम होते जा रहा है, लेकिन उसकी स्पीड उतनी भी ज़्यादा तेज नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के जो वन ऑफ द टारगेट ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8। यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 क्या कहता है कि हमें अचीव करना है पूरा पूरा फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल वीमेन। डिसेंट वर्क का मतलब होता है, डिसेंट वर्क एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट रहता है दैट रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द ह्यूमन पर्सन एज वेल एज द राइट ऑफ वर्कर इन टर्म ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क सेफ्टी एंड रिन्यूमरेशन। सभ्य काम जिसको बोला जाता है, यदि हम काम कर रहे हैं तो एक वर्कर के भी कुछ अधिकार रहते हैं, वो अधिकार उनको हमें देना है पूरी तरह से, और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हम देंगे लोगों को, डिसेंट वर्क कंडीशन देंगे, वुमेन हो चाहे मैन हो। इसमें इंक्लूड है यंग पीपुल, इसके साथ साथ में ऐसे व्यक्ति जो कि विकलांग हैं या फिर डिसेबिलिटी वाले हैं, इनको हम बराबरी का पे देंगे 2030 तक, ऐसा कहा गया है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। अब इस गोल के सपोर्ट में इक्वल पे इंटरनेशनल कोएलिशन एपिक, इसको लॉन्च किया गया था 2017 में एज ए मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव के रूप में, ठीक है। और इसका लीडर कौन था? ILO था, यूएन वुमेन एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब ILO, इसके साथ साथ में OECD भी इसमें शामिल था। दैट सीक्स टू अचीव इक्वल पे फॉर वुमेन एंड मैन एवरीवेयर। कहीं पर भी किसी भी जगह में कोई भी प्लांट हो, महिला पुरुष को बराबर पैसा मिलना चाहिए बराबर के काम में। तो जो इक्वल पे है, इक्वल वैल्यू ऑफ वर्क के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के माध्यम से हम जेंडर पे गैप को भर सकते हैं। क्लोजिंग द जेंडर पे गैप इज की टू अचीव सोशल जस्टिस फॉर वर्किंग वुमेन एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर नेशन एज ए होल। तो यहाँ पर असली सारांश हमारा निकल कर सामने आता है, और यही सारांश आपसे मेंस में क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम न्यूज़ को देख लेते हैं। तो जो पहली न्यूज़ आई है वो डेथ पेनाल्टी को लेकर के आई है, मतलब कि जब किसी व्यक्ति को डेथ की सज़ा सुनाई जाती है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है यदि आप किसी व्यक्ति को एक बार फांसी दे दिए, उसके बाद तो आप उस केस में जो सुनवाई कर रहे थे उसमें आप कितने भी सुधार कर लो, वो व्यक्ति तो मर गया है, वो व्यक्ति तो चला गया। इसलिए जो कुछ भी करना है हमें फांसी देने के पहले करना। और दूसरे नंबर की बात ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई न्यायाधीश ज़्यादा से ज़्यादा फांसी दे रहा है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे बढ़ पाए, ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है वो प्रगति कर पाए। कुछ कुछ आपको ये ध्यान रखना है कि हमें डेथ पेनाल्टी से बचने की कोशिश करना है, ठीक है। और जिस दिन आपने ये निर्णय सुनाया है कि इसकी डेथ पेनाल्टी के न दे करके हम क्या कर रहे हैं, इसको उम्र कैद में बदल रहे हैं, तो ये चीज़ उसी दिन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर महीना लग रहा है, 6 महीना लग रहा है, साल भर लग जा रहे हैं। तो इस प्रकार से डेथ पेनाल्टी की यहाँ पर स्क्रूटनी चल रही है।
इसके बाद केरल की एक न्यूज़ आई है 2018 में, केरल में जो बाढ़ आई थी। तो ठीक है, यहाँ पर एक मंदिर है गुरुवायूर टेम्पल। गुरुवायूर टेम्पल ने क्या काम करा था, 5 करोड़ रुपया अपने फंड से निकाला और कहाँ दे दिया, चीफ मिनिस्टर के डिजास्टर रिलीफ फंड में डाल दिया। अब लेकिन इसका लोग विरोध करने लगे थे। ठीक है, हाई कोर्ट ने तो इनके मंदिर के पक्ष में सुनाई करी थी, लेकिन ये चले गए थे सुप्रीम कोर्ट अपने केस को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सीएम के फंड में आप डोनेशन करें हैं 5 करोड़ रुपया, ये कैसा है, फिलैंथ्रोपिक है। फिलैंथ्रोपिक का मतलब होता है परोपकारी होना, तो आपने परोपकार का काम करे हो। देखो, मंदिर में जो पैसा आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको केवल मंदिर के प्रशासन के काम में ही लगाएं, उसको सजाने संवारने में लगाएं, अपने लोगों की रोजी रोटी के लिए लगाएं। इसको आप थोड़ा सा अलग हट के सोचिए ना। इतना सारा दान आपके पास आ रहा है तो क्या आप ये नहीं सोचेंगे कि हम थोड़ी सी परोपकार कर लें। भगवान को तो पैसे की कमी नहीं है, भगवान कहता ही नहीं है कि हमें पैसा दो, लेकिन आज कंडीशन ऐसी हो गई कि लोग समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आपने लोगों की जान बचाने के लिए 5 करोड़ रुपया दान कर दिए तो ये कोई आपने अपराध नहीं किया है, बल्कि ये एक परोपकार का काम है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो एक अवार्ड से लेकर के आई है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिकली अटेंडेड फिल्म फेस्टिवल है पूरे विश्व भर में। ठीक है, ये अट्रैक्ट करता है लगभग 4,80,000 पीपल को सालाना सिंस इट्स फाउंडिंग इन 1976 में इसकी स्थापना करी गई थी। TIFF has grown to become a permanent destination for film culture operating out of TIFF Bell Lightbox located in downtown Toronto। टोरंटो में इसकी लोकेशन है, टोरंटो ओंटारियो मतलब कनाडा में। 1976 में इसकी स्थापना करी गई थी, मतलब लगभग 46 साल हो चुके हैं। तो हाल ही में इंडियन डॉक्यूमेंट्री को टोरंटो अवार्ड मिल गया है। विनय शुक्ला की फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री वाइल वी वाच्ड, क्या नाम रखा गया है, वाइल वी वाच्ड, इस हैज़ वॉन द एम्पलीफाई वॉइसेस अवार्ड। इसको मिल गया है एम्पलीफाई वॉइसेस अवार्ड की कैटेगरी में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, जिसका टाइटल रखा गया था नमस्कार, मैं रवीश कुमार। द टर्बुलेंट न्यूज राउंड ड्रामा क्रॉनिकल्स द वर्किंग डेज ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट रवीश कुमार। तो रवीश कुमार की जर्नलिस्ट से संबंधित बातों का इसमें वर्णन किया गया है।